हेलो स्टूडेंट्स, आज इलेक्ट्रिसिटी के सीरीज में आज हम 5th लेक्चर डिलीवर करेंगे और इस लेक्चर के अंदर आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। देखिए, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होता है, इसको हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज इसको एलॉबरेटली डिस्कस करेंगे। हमने ये पढ़ा था कि जो करंट होता है वो दो बातों पे डिपेंड करता है। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। पहला, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। आई क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, वी का। मतलब वी बढ़ाएंगे, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा। ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया। और इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद रेजिस्टेंस। आप बोलेंगे सर रेजिस्टेंस से कैसे रिलेटेड है, तो करंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस का। इनवर्सली वर्ड का मतलब होता है कि अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। और अगर रेजिस्टेंस कम करेंगे तो करंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो आज इसी टॉपिक को, रेजिस्टेंस को, हम एलॉबरेट फॉर्म में, प्रैक्टिकल फॉर्म में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लें कि रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल है दैट इज आर। रेजिस्टेंस इज आर। इसका जो एसआई यूनिट है वो सर हेनरी ओम्स के नाम पे पड़ा है एंड दिस इज बेसिकली ओम्स कहते हैं इसको, और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत बार के एग्जाम में ना किलो ओम्स आ जाता है, तो हमने याद है ना, आपको बताया था कि वर्ड के स्टैंड्स फॉर व्हाट, किलो, एंड किलो इज व्हाट, 10 to power 3, तो किलो ओम्स। तो किलो ओम्स क्या हो जाता है, 10 to power 3 ओम्स हो गया। उसी तरीके से हमने एक और आपको टर्म पढ़ाया था आपको, मिली, एंड व्हाट इज मिली, 10 to power -3, तो ये क्या हो गया, मिली ओम्स। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, 10 to power -3 ओम्स। ठीक है। तो रेजिस्टेंस आर से रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसा यूनिट क्या है इसका, ओम्स, और इस सिंबल को हम ओमेगा कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद ये दो अलग से और यूनिट्स हमने बताया आपको, किलो ओम्स एंड माइक्रो ओम्स। अब हम प्रैक्टिकली जाने कि रेजिस्टेंस होता क्या है। तो देखिए, हमने ये डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी, थोड़ा सा एक बार आपको और समझा दें इसमें। जैसे आपने ये कंडक्टर देखा, ये लेटेस्ट टेक का कंडक्टर, और ये कंडक्टर जो है आपका, हमने क्या किया है, इसको स्विच से कनेक्ट किया और यहां पे आपका देयर इज अ सेल, और इस तरीके से ये, तो हालांकि सारा ही कंडक्टर है, लेकिन कंडक्टर के हम एक छोटे से पार्ट को माइक्रोस्कोपिक व्यू में देख रहे हैं कि एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इनसाइड द कंडक्टर। तो आप देखिए कंडक्टर के अंदर क्या होता है कि दीज आर एटम्स, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम्स हैं ये, और ये वाला जगह जो आप देख रहे हैं यहां पे, ये सारा क्या है, ये फ्री स्पेसेस हैं। दीज आर व्हाट, फ्री स्पेसेस। और इन फ्री स्पेसेस में इलेक्ट्रॉन रैंडमली घूमता रहता है आपका। कुछ इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है, कुछ इधर घूम रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा था, कुछ इलेक्ट्रॉन आपका इधर घूम रहा था। इस तरीके से रैंडमली घूम रहा है। कब, जब तक स्विच ऑफ रहेगा। जैसे आप स्विच ऑन करेंगे तो हमने डिस्कस किया कि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। अब आप देखें, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा था, तो जब ये इलेक्ट्रॉन अपने डायरेक्शन को बदलेगा तो एक सर्टेन स्पीड से मूव करने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे एक सर्टेन स्पीड से मूव किया तो ये टकरा किससे गया, एक एटम से टकरा गया जो इसके सामने है, तो इसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। अब यहां पे देखिए, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करना चालू करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन भी इस डायरेक्शन में मूव करना चालू करेगा, और ये पॉसिबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड कर जाए। सो इस कंडक्टर के अंदर जब आप स्विच ऑन करेंगे तो आप देखेंगे दो तरीके के कोल्यूशंस होते हैं। एक, ये अपने एटम से कोलाइड कर सकता है, और दूसरा इंटर इलेक्ट्रॉनिक कोल्यूशन। और जब भी ये दो कोल्यूशंस होगा तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन के स्पीड को कम होना ही मतलब होता है देयर इज डिक्रीज इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो कोल्यूशन आप देख रहे हैं, ये कोल्यूशन, यही कोल्यूशन जो है ये क्या लीड करता है, दिस लीड्स टू रेजिस्टेंस। अगर ये कोल्यूशन नहीं होगा तो रेजिस्टेंस नहीं होगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोल्यूशन ना हो। तो ये कोल्यूशन जो है ये लीड करता है रेजिस्टेंस को, एंड वी से कि रेजिस्टेंस ऑलवेज अपोज द फ्लो ऑफ द करंट। तो रेजिस्टेंस का जन्म हुआ इसीलिए, रेजिस्टेंस बीन बोर्न टू डिक्रीज द स्पीड ऑफ अ करंट। जैसे मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी काफी स्पीड में चला रहे थे आप, एक सामने स्पीड ब्रेकर आ गया, नाम क्या है, स्पीड ब्रेकर। स्पीड किसकी थी,
रोड की नहीं, गाड़ी की। तो गाड़ी की स्पीड थी, उसको ब्रेक करना है। ब्रेक करना मतलब गाड़ी की स्पीड को कम करना है। क्यों? क्योंकि सामने स्कूल था। तो स्पीड ब्रेकर क्या करता है? गाड़ी की स्पीड को कम कर देता है। ठीक उसी तरीके से ये जो एटम्स हैं और ये जो आपस में जो कल्यूजन है एटम इलेक्ट्रॉन का या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन के स्पीड को कम कर देता है। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज रेजिस्टेंस। अब हम देखेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस है ये किन बातों पे डिपेंड करता है। यहां तो समझ लिया आपने कि रेजिस्टेंस होता क्या है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि जो रेजिस्टेंस वर्ड है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एंड दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑल्सो। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स, लिख देता हूं मैं, दैट इज कॉल्ड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, है ना। इसको आप बड़ा सा हेडिंग बना लीजिएगा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस पहला फैक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अब आप बोलेंगे कि रेजिस्टेंस लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं रोड पे, और अगर मान लीजिए यहां से अगर आप 1 किलोमीटर जाएंगे तो हो सकता है कि 1 स्पीड ब्रेकर मिले या 2 स्पीड ब्रेकर मिले, 2 बार आपकी गाड़ी की स्पीड कम होगी। लेकिन अगर यहां से आप कैनॉट प्लेस जाएंगे विच इज 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम द्वारका, तो अगर यहां से वहां जाएंगे तो क्या आपको एक ही स्पीड ब्रेकर मिलेगा? बड़े सारे स्पीड ब्रेकर्स मिलेंगे, बहुत बार आपको गाड़ी की स्पीड कम करनी पड़ेगी, हो ना। तो इसका मतलब जितना लंबा कंडक्टर होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन और एटम्स के बीच में कल्यूजन होगा, उतना ज्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक कल्यूजन होगा, और जितना ज्यादा कल्यूजन होगा उतना रेजिस्टेंस होगा। एक छोटा सा एग्जांपल आपको और देते हैं जो मेरे दिमाग में आया। बहुत बार मेरे से बच्चे पूछते भी हैं कि सर हमने ना टेलीविजन तो 1 लाख रुपए खरीदा और उस टेलीविजन के साथ वायर इतना छोटा लगा हुआ है, और इतना छोटा वायर है उससे हम कुछ कर नहीं सकते। हम अगर कोई डिजायर्ड जगह पे लगाना भी जाए टेलीविजन को तो उस जगह पे लगा इसलिए नहीं पाते क्योंकि वहां पे हमारे पास सॉकेट नहीं है और ये कंपनी वाले तार इतना छोटा दे रखा है इन्होंने। तो बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर क्या ये कंपनी लंबी तारें नहीं दे सकते इसके साथ? तो मेरे ख्याल से आपको आंसर समझ आ गया होगा कि अगर तार लंबा होगा तो क्या होगा? रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो जो करंट सॉकेट से आ रहा था और जो टीवी को चलाना है उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? करंट की कम हो जाएगी। और क्वांटिटी अगर करंट की कम हो जाएगी तो टीवी इफिशिएंटली नहीं चलेगा। क्यों? अगर तार लंबी हो गई तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? आपका बढ़ जाता है। और रेजिस्टेंस बढ़ गया तो जितना करंट उस टीवी को ऑपरेट करने के लिए चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दूसरा है कि रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, एंड दिस इज पॉइंट नंबर 2। अब बोलेंगे व्हाट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मैं आपको बताता हूं। देखिए कि जैसे एक रोड है यहां पे, ये चौड़ी रोड है, दिस इज अ ब्रॉड रोड। तो इस पे गाड़ियां चल रही हैं, आपकी सारी व्हीकल्स अपनी अपने स्पीड से चल रही हैं। आगे जाके क्या हुआ? ये रोड नैरो हो गया, ठीक है ना। साइंस के भाषा में इसको कहते हैं बॉटल नेक, बॉटल के नेक के जैसा। तो आप खुद बताएं कि जब यहां तक गाड़ी पहुंचेगा तो क्या है, गाड़ी की स्पीड कम नहीं होगी? ऑब्वियसली गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी। गाड़ी की स्पीड क्यों कम हो गई? क्योंकि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या हो गया? कम हो गया। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जितनी भी हैवी ड्यूटी डिवाइसेस हैं, जैसे एसी का वायर है, गीजर का वायर हो गया, ओवन का वायर हो गया, आपने देखा होगा मोटा होता है। हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, 2 तारें दिखाई थी आपको कि ऐसा क्यों होता है कि कोई तार मोटा होता है, ऐसा क्यों होता है कोई तार पतला होता है। जो तार मोटा होता है ना तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो अगर आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम होगा। कहने का मतलब ये हो गया जो गीजर है, हीटर है, प्रेस है, तो उसके वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि पीछे से वोल्टेज तो सेम आ रहा है और उसी वोल्टेज में उस डिवाइस को ऑपरेट करना है। तो अगर हम तार पतला दे देंगे तो उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो उस प्रेस को ऑपरेट करने के लिए जो इतना करंट पहुंचना चाहिए उतना करंट नहीं पहुंचेगा। तो हम डेलिबरेटली क्या करते हैं कि उस वायर का हम एरिया क्रॉस सेक्शन क्या कर देते हैं? बड़ा कर देते हैं, ताकि उसमें रेजिस्टेंस कम से कम हो और मैक्सिमम करंट कहां पहुंच जाए? उस डिवाइस के पास पहुंच जाए, ताकि वो डिवाइस जो है वो प्रॉपरली ऑपरेट कर सके। ये बात समझ आ गई
कि वाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन शुड बी मोर इन अ हेवी ड्यूटी डिवाइसेस। आपको एक एग्जांपल और भी देते हैं। जैसे आपने बल्ब में देखा, हमने लास्ट क्लास में बल्ब दिखाया होगा, या बल्ब कहीं और भी देखिएगा, या हीटिंग एलिमेंट्स देखिएगा, हीटर वगैरह देखिएगा, तो आप उसमें दो बातें देखेंगे कि एक जो उसका फिलामेंट होता है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत कम होता है। क्या कम होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जब आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम कर दिया, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और दूसरा कि वो जो फिलामेंट है उसके अंदर हम तार को ऐसे कॉइल कर देते हैं। तार को ऐसे कॉइल करने का लॉजिक क्या है कि यू डू ह्यूज लेंथ ऑफ वायर कम्स इनटू अ स्मॉलर स्पेस। तो आपने क्या कर दिया? उसके अंदर लेंथ भी बढ़ा दिया। तो अगर आप लेंथ बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ जाएगा? रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो आपने दोनों ही काम कर दिया, एक तो लेंथ बढ़ा दिया और दूसरा क्या कर दिया? उसका एरिया क्रॉस सेक्शन कम कर दिया। तो उसका रेजिस्टेंस क्या करेगा? बहुत हाई हो जाएगा। और हम डेलिबरेटली करते हैं। डेलिबरेटली का मतलब होता है जान के करते हैं ऐसा, ताकि उनके बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक कल्यूशन बढ़ जाए। और जितना कल्यूशन बढ़ेगा उतना क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो कम होगा। एनर्जी का लॉ है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जो डिक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी होगा दैट विल बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? दैट विल बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ हीट एंड लाइट। ठीक है, तो इसीलिए जो हीटिंग एलिमेंट्स हो गया उसके अंदर इन दोनों चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आगे इस फॉर्मूला पे काम करते हैं, इन सबको हटा देते हैं। ये सारी बातें आपको समझ आ गई हैं। अब हम क्या करते हैं, यहां पे देखें कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 तो हमें क्या मिलेगा? R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन E। फिर से आ गया, ये प्रोपोर्शनल आ गया ना। और हमने बताया था कि फिजिक्स में सबसे पहला थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जनरेट होता है। कोई भी साइंटिस्ट जनरेट करता है वो पहले उसकी थ्योरी जनरेट करता है। तो प्रोपोर्शनल जो है वो किसी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है। लेकिन हमें इस प्रोपोर्शनल को इक्वल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें नहीं, साइंटिस्ट करता है, इस प्रोपोर्शनल को इक्वल में कन्वर्ट करता है। और इस इक्वल में कन्वर्ट करने के लिए करता क्या है? याद है आपको, मैंने बताया था। हाँ बताएं जी। वो ये करता है कि वो राइट हैंड साइड में किसी न किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता है। और यहां पे जो उसने कांस्टेंट लिया वो था रो। ठीक है ना? तो आप बोलेंगे सर ये क्या है? व्हाट इज दिस? इसको रो कहते हैं, है ना? और ये रो है क्या? ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और ऐसे इसको कहते क्या है? इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। ये वाला वर्ड है, क्या कहते हैं इसको? वी कॉल इट रेजिस्टिविटी। सो रेजिस्टेंस के दो फॉर्मूला हो गए। एक फॉर्मूला जो ओम्स लॉ के मदद से आता है, और फॉर्मूला क्या होता है? ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, याद है ना? एक फॉर्मूला क्या होता है? ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर। तो इससे R क्या हो जाएगा? V अपॉन आई। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला है किसका? रेजिस्टेंस का, जो ओम्स लॉ से आता है। रेजिस्टेंस का दूसरा फॉर्मूला जो है वो किससे आता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस से आता है। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि रेजिस्टेंस का दो फॉर्मूला, एक ओम्स लॉ से डिराइव होता है, दैट इज R इज इक्वल टू V अपॉन आई, और दूसरा किससे डिराइव होता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। और उसमें क्या होता है? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L अपॉन E। अब थोड़ा सा हम ना रेजिस्टिविटी पढ़ लेते हैं। लेट अस स्टडी ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा और उसका SI यूनिट क्या होगा। तो अभी हमने देखा यहां पे कि रेजिस्टेंस क्या है आपका? दैट इज इक्वल टू रो L अपॉन A हो गया। दिस इज रेजिस्टेंस। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, रो L हो गया। और यहां पे रो L इज इक्वल टू क्या होता है? RA। अब यहां पे रो जो है ये क्या हो गया? RA अपॉन L। ये किसका फॉर्मूला हो गया? रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो गया। किसका फॉर्मूला हो गया? रेजिस्टिविटी का। तो रेजिस्टिविटी का ही फॉर्मूला होता है ये। अब आप बोलेंगे सर इसका SI यूनिट क्या होगा? इसका SI यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है? ओम। और एरिया क्या होता है? एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ। तो दोनों में क्या है? लेंथ का भी SI यूनिट क्या होता है? मीटर। और ब्रेथ का भी SI यूनिट क्या होता है? मीटर। तो एरिया का क्या होगा? SI यूनिट मीटर स्क्वायर। और नीचे क्या है? लेंथ।
लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। तो ये मीटर और मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल कर देगा। तो जो एसआई यूनिट है आपका किसका, रेजिस्टिविटी का, वो होता है आपका ओम मीटर। क्या होता है ये, ओम मीटर। तो आप बोलेंगे सर रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी में कोई डिफरेंस है क्या, बोला है ना डिफरेंस। बोला पहला क्या डिफरेंस है कि रेजिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस के दो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला, दो फॉर्मूला हो गया। और रेजिस्टिविटी का क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का ये फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। तीसरा डिफरेंस क्या हो गया कि रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, दैट इज ओम्स। ये ओम्स होता है रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट, और रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, दैट इज ओम मीटर। लेकिन इनके बीच में प्रैक्टिकली डिफरेंस बहुत कम होता है। हमने आपको पहले क्लास में बताया था, इससे पहले वाले क्लास में, कि रेजिस्टेंस ना प्रॉपर्टी है, ये कोई सब्सटेंस नहीं होता। जो सब्सटेंस होता है उसको रियोस्टैट कहते हैं, ठीक है ना, रेजिस्टर कहते हैं, रियोस्टैट कहते हैं, ये सब कहते हैं। जो सब्सटेंस है, फैन है, बल्ब है, ट्यूबलाइट्स हैं, हीटर्स हैं, ये डिवाइसेस हैं। अब इस डिवाइसेस के अंदर बेसिकली क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस। तो बेसिकली चाहे आप ये ले लें, ये रेजिस्टिविटी ले लें या रेजिस्टेंस ले लें, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट इज सेम। तो डिफरेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस कैन बी ऑफ एनी लेंथ ऑफ वायर, ऑफ एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, चाहे वायर 10 मीटर का हो या 1 सेंटीमीटर का हो। लेकिन जब हम वायर 1 मीटर का लेंगे, क्या लेंगे, वायर हम 1 मीटर का लेंगे और उसका यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन, यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है कि वो क्रॉस सेक्शन जो उसको फिक्स रखेंगे, तो वायर 1 मीटर लंबा और एरिया क्रॉस सेक्शन यूनिट क्रॉस सेक्शन लेंगे जो हम उसको फिक्स रखेंगे। तो उस समय जो रेजिस्टेंस उस कंडक्टर का होगा, तो उसको रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस है सेम ही चीज। सेम चीज मतलब क्या, वही ऑब्जेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। बट दोनों में डिफरेंस ये है कि जब वायर की लंबाई 1 मीटर होगी, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, तो रेजिस्टिविटी कहलाएगा। और किसी भी लेंथ का वायर लेंगे, किसी भी यूनिट क्रॉस सेक्शन का एरिया लेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो मुझे ये बताना था आपको रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में। अब इस पे न्यूमेरिकल्स करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे बेस्ड है वो है एग्जांपल 12.3 एनसीईआरटी पेज नंबर 203। क्वेश्चन है कि हाउ मच करंट दैट इज आई विल बी ड्रॉन फ्रॉम अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट्स। सोर्स मतलब क्या हो गया, 220 वोल्ट का मतलब बैटरी की बात कर रहे हैं। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट इज 1200 ओम्स। तो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें गिवन देना पड़ेगा कि हमारे पास गिवन क्या है। तो यहां पे गिवन क्या है आपका, दैट इज V इज इक्वल टू 220 वोल्ट्स और R कितना है हमारे पास, R इज इक्वल टू 1200 ओम्स। अब इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगेगा, V इज इक्वल टू IR। फॉर्मूला को हम बॉक्स में डालेंगे और इससे हमें फाइंड क्या करना है कि I इज इक्वल टू V अपॉन R। I इज इक्वल टू वॉट, V अपॉन R। जब हम इसकी वैल्यू प्लेस करेंगे V की, तो V हमारा कितना है 220 वोल्ट और R हमारा कितना है, दैट इज 1200 ओम्स। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे करंट जो आएगा दैट विल बी 0.18 एम्पियर। सो फाइनली वी कैन से कि जो I की वैल्यू होगी करंट वो है 0.18 एम्पियर। ये आंसर है। कॉपी कर ले इसको बिफोर वी डू द सेकंड क्वेश्चन जी। अब सेकंड क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। हाउ मच इलेक्ट्रिक करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल will draw from a 220 volt source and if the resistance is how much 100 ohms। पहले आप ट्राई कर ली, पार्ट करते हैं। बी पार्ट में क्या है, V की वैल्यू कितनी दे रखी है 220 वोल्ट्स
और आर की वैल्यू कितनी है यहां पे 100 ओम्स। तो दिस इज व्हाट गिवन। फॉर्मूला क्या लगेगा ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू व्हाट आई आर, और इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं I इज इक्वल टू व्हाट V अपॉन R। V की वैल्यू कितनी है 220 वोल्ट्स और R कितना है आपका 100 ओम्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.2 एम्पियर एंड दिस इज द आंसर। Now let us do example 12.4 NCERT page number 203. Question है the potential difference between the terminal of heater is 60 volt when it draw 4 ampere from the source। कहने का मतलब ये इलेक्ट्रिक हीटर है और इसको एक सर्किट में कनेक्ट किया और सर्किट के अंदर जो बैटरी आपने लगाई उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 60 वोल्ट and this heater draw 4 ampere current from this source। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए कि what current the heater will draw if the potential difference is increased to 120 volt। कहने का मतलब कि अभी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 60 वोल्ट और अगर हमने इसको रिप्लेस कर दिया 120 वोल्ट से तो बोला कि 120 वोल्ट से इसको रिप्लेस करेंगे तो नया करंट की वैल्यू कितनी होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ न्यू करंट, और न्यू करंट को क्या मान लेते हैं आई डैश। ठीक है, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में एक चीज हमें फिर से ध्यान लाना पड़ेगा कि देखिए हम V को चाहे जो भी चेंज कर दें उससे करंट चेंज होगा, लेकिन हीटर की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एंड दैट फंडामेंटल प्रॉपर्टी इज व्हाट रेजिस्टेंस, वो चेंज नहीं होगा। आप V चाहे जितना चेंज कर दो आई चेंज होता रहेगा बट द रेजिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा एंड दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे गिवन है आपका, तो गिवन आपका क्या हो गया, फर्स्ट केस में V कितना है आपका दैट इज 60 वोल्ट और आपका I कितना है आपका दैट इज इक्वल टू 4 एम्पियर्स, ये गिवन हो गया। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, किसका, इस हीटर का। तो फॉर्मूला क्या होता है V इज इक्वल टू क्या होता है हमारा IR होता है। अब IR हो गया तो यहां पे हमें फाइंड क्या करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है, सॉरी इसको बॉक्स में डाल देंगे हम, ओम्स लॉ है ये। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन I। अब इसकी वैल्यूज प्लेस करेंगे तो हमारे पास V की वैल्यू कितनी है दैट इज 60 वोल्ट और I कितना है दैट इज 4 एम्पियर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 15 ओम्स। सो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई दैट इज 15 ओम्स एंड दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। कहने का मतलब अब हमें यह पता चल गया कि हीटर का रेजिस्टेंस कितना है हमारा दैट इज 15 ओम। अब हम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में वी हैव इंक्रीज फ्रॉम 60 टू 120, तो V हमारा कितना हो गया 120 वोल्ट्स और R जो है वो कांस्टेंट रहेगा दैट इज 15 ओम्स। अब क्वेश्चन उठता है कि हमें I की वैल्यू निकालनी है, I डैश की वैल्यू निकालनी है विच इज अ न्यू करंट। तो इसमें फिर से वही क्या हो गया, हमने ओम्स लॉ लगाया, V इज इक्वल टू IR। हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे हमने I डैश फाइंड करना है। V भी नया है बट रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस विल बी कांस्टेंट, यहाँ V डैश कर देते हैं इसको। तो हमारा यहाँ पे I डैश कितना हो जाएगा आपका, I डैश विल बी इक्वल टू V डैश अपॉन R। ये क्वेश्चन हो गया हमारा एंड दिस I डैश को जब हम निकालेंगे तो V कितना हो गया हमारा 120 वोल्ट और R कितना आपका 15 ओम्स। जब इसको सॉल्व करेंगे तो I डैश की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 8 एम्पियर एंड दिस इज द आंसर। नाउ लेट्स डू एग्जाम्पल 12.5 एनसीईआरटी का पेज नंबर 203 पे क्वेश्चन अवेलेबल है। क्वेश्चन ये है कि रेजिस्टेंस किसका, अ मेटल वायर जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर इज हाउ मच, इट इज 26 ohms at what temperature 20 डिग्री सेल्सियस। इफ द डायमीटर ऑफ अ कंडक्टर, मतलब इस मेटल वायर का डायमीटर अगर 0.3 mm है, what will be the resistivity of the metal at this given temperature। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम ये लिखा करेंगे गिवन क्या है, व्हाट इज गिवन।
तो गिवन यहां पे क्या है कि लेंथ ऑफ द वायर जो है दैट इज 1 मीटर और इसकी रेजिस्टेंस कितनी दे रखी है यहां पे दैट इज 26 ओम्स और यहां पे डायमीटर कितना दिया हुआ है, जिस कंडक्टर की हम बात कर रहे हैं उसका डायमीटर दिया हुआ है 0.3 mm का मतलब क्या हो गया मिलीमीटर। सॉल्व कैसे करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 0.3 mm के जगह क्या लिख सकते हैं 10 टू पावर -3 मिली क्या होता है 10 टू पावर -3 मीटर। अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो पॉइंट को इधर शिफ्ट कर देंगे तो दिस कैन बी रिटन एज व्हाट 3 इंटू 10 टू पावर -3 की जगह क्या हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट शिफ्ट किया है तो क्या हो जाएगा आपका 10 टू पावर -4 मीटर। ये क्या हो गया आपका डायमीटर है। हम अगर इसका रेडियस निकालेंगे तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस विल बी d/2। तो d/2 कितना हो जाएगा आपका 3 इंटू 10 टू पावर -4 मीटर अपॉन 2 एंड दिस कम्स आउट टू बी 1.5 इंटू 10 टू पावर -4 मीटर। ये क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा उस कंडक्टर का। तो हमें फाइंड क्या करना है कि देयर इज अ मेटल कंडक्टर, उसकी लंबाई कितनी है 1 मीटर, उसका रेजिस्टेंस कितना है 26 ओम्स और उसका डायमीटर कितना है इतना दिया हुआ है। हमें उसकी रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है। तो हम रेजिस्टिविटी किससे फाइंड करते हैं, फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ अ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है रो L अपॉन A, ये हमने करा था। इस फॉर्मूला को बॉक्स में डाल देते हैं क्योंकि इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं रो L इंटू RA और इससे फिर यह भी बन सकता है कि रो इज इक्वल टू RA अपॉन L। हमें फाइंड क्या करना है, रो फाइंड करना है। रो को क्या कहते हैं रेजिस्टिविटी। तो जब हम यहां पे रो फाइंड करेंगे तो R की वैल्यू तो दे रखी है हमारी, R कितना हमारा दैट इज 26 ओम्स है, वहां 26 ओम्स डाला हमने। और अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है किसका, उस कंडक्टर का। तो डायमीटर दिया हुआ था, हमने उसको क्या कर दिया था रेडियस में कन्वर्ट कर दिया था। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो पाई की वैल्यू क्या होगी आपकी बेसिकली 22/7 होता है इंटू आर स्क्वायर लिखा हमने। हम यहां पे क्या लिख देंगे 3.14, पाई की जो वैल्यू होती है 3.14 और यहां पे रेडियस क्या दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 टू पावर -4 का हम यहां पे क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे। तो उसकी वैल्यू यहां प्लेस कर देते हैं और उसको जब प्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3.14 इंटू 1.5 इंटू 10 टू पावर -4 का होल स्क्वायर और नीचे लेंथ की वैल्यू कितनी दे रखी है दैट इज 1 मीटर। लेंथ इज व्हाट 1 मीटर। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो एनसीईआरटी में तरीका दिया हुआ है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का उसको आप मत फॉलो कीजिएगा, उस पर कंफ्यूजन है। जो मैं बता रहा हूं उससे कीजिएगा। अब मेरे ख्याल से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहां पे स्क्वायर है तो यहां पे क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा। पॉइंट है उसको वैसे लगा देंगे। ये -4 जो है जब ये होगा तो क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा ये। और फिर जब उसको सॉल्व करेंगे तो इसमें यहां पे मीटर होगा और यहां पे क्या था ओम और एरिया की यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो यहां मीटर और मीटर क्या हो जाता है कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या ओम और मीटर। तो दिस विल कम आउट टू बी 1.4 इंटू 10 टू पावर -4 ओम मीटर। ये रेजिस्टिविटी का आंसर आएगा। ठीक है, इट इज हाउ मच 1.4 इंटू 10 टू पावर -4 नहीं है यहां पे, इट इज -6 ओम मीटर। इस क्वेश्चन का एक और पार्ट है कि इस रेजिस्टिविटी को देख के आपने ये बताना है कि मेटल कौन सा है और इसके लिए आपको एनसीईआरटी का इससे पहले वाले पेज में रेजिस्टिविटी का चार्ट दिया हुआ है और उस रेजिस्टिविटी के चार्ट से फाइंड करना है कि ये मेटल कौन सा है मैंगनीज। ठीक है, नाउ लेट अस डू एग्जांपल 12.6 ऑफ एनसीईआरटी पेज नंबर 204। क्वेश्चन है कि वायर ऑफ लेंथ L and whose area of cross section, मैं बताता हूं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, is A and has a resistance of what 4 ohms. What would be the resistance of the another wire of same material जिसकी लंबाई लेंथ इज L/2 and the area of cross section is 2A. देखिए क्वेश्चन ये है कि एक वायर है, इस वायर की लंबाई ये है L, ठीक, और उसका ये वाला पार्ट जो हो गया वो क्या हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कहा कि इसी वायर को अगर इसकी लंबाई हम आधा कर दें, ऐसे यहां से बीच से फोल्ड कर दें, तो इसकी लंबाई क्या होगी
हाफ हो गई, बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, इकट्ठा हो गया, डबल हो गया। तो बोला कि अब इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा। यहां पे देखेंगे कि एक लंबा सा वायर था ऐसे, इसका लेंथ कितना है L, एंड दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको A से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका रेजिस्टेंस कितना था आपका 4 ओम्स। जब इसको हमने ऐसे फोल्ड कर दिया, जैसे ऐसे फोल्ड कर दिया, तो अब सिचुएशन क्या हो गया कि अब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया, इतना बड़ा हो गया, और लेंथ क्या हो गया, हाफ हो गया। तो ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो क्या हो गया, लेट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बी हियर बी A डैश, तो यहां पे क्या हो गया, दैट इज 2A, इसके कंपैरिजन में 2A हो गया। अब इसकी नई लेंथ कितनी हो गई, दैट इज इक्वल टू व्हाट, इसका हाफ, L का हाफ हो गया, दैट इज L/2। हमें फाइंड करना है कि ये जो कंडक्टर बना हमारा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, ये क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, वो इस कंडक्टर का है। ठीक, अब इसका क्या होगा, R डैश इज इक्वल टू रो, देखिए रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होता, इज इक्वल टू L डैश अपॉन A डैश। हमें ये फाइंड करना है L डैश अपॉन A डैश न्यू रेजिस्टेंस में। अब यहां पे दिस इज इक्वल टू रो L डैश की वैल्यू हमारी कितनी है यहां पे, दैट इज L/2, और A डैश की वैल्यू कितनी है यहां पे 2A। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा, रो ये 2 नीचे आ जाएगा, और 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4A हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हम इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या फाइंड करेंगे, हमें R डैश फाइंड करना है। तो R डैश अपॉन R फाइंड करना है, बेसिकली हमने R डैश फाइंड करना है। तो R डैश की वैल्यू कितनी होगी, रो L अपॉन 4A, ये वाली वैल्यू होगी रो L अपॉन 4A, और R की वैल्यू कितनी है, नीचे क्या आ जाएगा, रो L, और इसके नीचे A है, A कहां चला जाएगा, A ऊपर चला जाएगा। अब लाइक टर्म्स को कट कर देंगे, ये कट गया, तो इससे क्या आ गया, R डैश अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या हो गया, 4, हमें राइट 1 अपॉन 4 हो गया। इससे हम क्या लिख सकते हैं कि R डैश जो हो गया, ऊपर R चला जाएगा, नीचे क्या आ गया 4, और R की वैल्यू में पता है दैट इज 4 ओम्स, उसको प्लेस कर देंगे, तो ऊपर क्या हो गया 4 और नीचे क्या हो गया 4, तो इसको कट करेंगे तो R डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 ओम। R dash is what? 1 ohm.